हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मद्रास बिफोर 1726। कि मद्रास में 1726 से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थी, जुडिशियल सिस्टम था, वो कैसा था। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले हम इसमें। The history of Indian law is related with the arrival of British persons and establishment of East India Company। तो जो इंडियन लॉ की हिस्ट्री है, ये ब्रिटिश पर्सन से और ईस्ट इंडिया कंपनीज के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है। It is well known that the British persons were come at India with the aim of trade in the year 1601। तो इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश पर्सन्स हैं, जो इंडिया में जब वो आए थे, उनका सिर्फ एक मेन एम यही था, ट्रेड करना। 1601 ईस्वी में वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे ट्रेड के पर्पज से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ईयर 1612 एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन सूरत विद द परमिशन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। तो उन्होंने 1612 ईस्वी में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी सूरत में। और उस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने जहांगीर से, जो मुगल एम्पायर मुगल राजा था जहांगीर, उससे परमिशन ली थी। Thereafter, some land was obtained for the East India Company in the year 1639 from the King of Chandragiri by the British person namely Francis Day। तो इसमें यह बताया गया है कि कुछ लैंड परचेज की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1639 ईस्वी में, 1639 में। चंद्रगिरी कोई जगह का नाम है, चंद्रगिरी के किंग से ब्रिटिश पर्सन ने ये जगह परचेज की थी। जो ब्रिटिश पर्सन वो था, उसका नाम था फ्रांसिस दे। इनिशियली इट वाज कॉल्ड मद्रास पट्टनम। और जो ये मद्रास है, पहले इसका नाम मद्रास पट्टनम कहलाता था ये। टू काइंड्स ऑफ सेटलमेंट्स वर मेड हेयर विद द नेम ऑफ व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। दो तरह के सेटलमेंट्स यहाँ पे की गई। एक का नाम था व्हाइट टाउन, दूसरी का था ब्लैक टाउन। इन कोर्स ऑफ टाइम द एंटायर टेरिटरी कंप्राइजिंग व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन डेवलपमेंट इनटू द सिटी ऑफ मद्रास। तो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन की जो टेरिटरी थी, दोनों को जोड़कर मद्रास सिटी बन गई। इन सच अ वे द फाउंडर ऑफ द मद्रास सिटी इज सेड टू फ्रांसिस दे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मद्रास सिटी का जो फाउंडर है वो फ्रांसिस दे कहलाता है। जुडिशियल सिस्टम इन मद्रास। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इवॉल्व्ड इन थ्री स्टेजेस इन मद्रास बिफोर 1726। द थ्री स्टेजेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इसमें बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये तीन स्टेजेस में मद्रास में 1726 ईस्वी से पहले हुआ था। ये तीन स्टेजेस हैं। एक तो फर्स्ट स्टेज जो है 1639 टू 1678। सेकंड स्टेज है 1678 टू 1683। थर्ड स्टेज है 1683 टू 1726। बाकी ये जो स्टेजेस का टाइम पीरियड है, ये कई बुक्स में अलग दिया हुआ है। सो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने ये बताया है। 1639 टू 1678 की हम बात करेंगे सबसे पहले। कोर्ट ऑफ एजेंट एंड काउंसिल। तो इसमें कोर्ट ऑफ एजेंट एंड काउंसिल बनाई गई। दिस कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन में बनाई गई। एजेंट वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो जो एजेंट था वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था इस कोर्ट का। एंड काउंसिल वाज टू एडवाइज द एजेंट। और जो काउंसिल थी वो बाकी मेंबर्स थे एजेंट को एडवाइस देने के लिए, कि किसी भी मैटर पे कुछ एडवाइस वगैरह देनी होती है एजेंट को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो उसके लिए काउंसिल थी। दिस कोर्ट वाज गिवन द पावर्स टू डिसाइड सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। तो इस कोर्ट को पावर्स दी गई थी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करने की। बट इन केस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस द मैटर वाज सेंट टू द इंग्लैंड फॉर ओपिनियन। बट अगर सीरियस ऑफेंसेस की बात की जाए तो मैटर जो है वो इंग्लैंड को भेजा जाता था ओपिनियन लेने के लिए। इन दोज डेज देयर इज यूज्ड टू बी डिले इन डिसाइडिंग केसेस लाइक मर्डर, रेप एक्सेट्रा। तो उस टाइम पीरियड में जो केसेस वगैरह रेप या मर्डर वगैरह के होते थे, उनमें काफी डिले होती थी डिसाइड करने के लिए केसेस को, बिकॉज वो इंग्लैंड में भेजे जाते थे ओपिनियन के लिए, इस वजह से। सेकंड, इसमें चौल्ट्री कोर्ट के बारे में बताया गया है। दिस कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन में एक कोर्ट बनाई गई, चौल्ट्री कोर्ट। इट जज वाज नोन एज अधिगर और गवर्नर ऑफ टाउन। तो इसमें जो जज होता है उसको अधिगर बोला जाता है या गवर्नर ऑफ टाउन भी बोला जाता है। इट वॉज गिवन द पावर्स टू डिसाइड पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो इसमें पावर्स दी गई हैं छोटे सिविल या छोटे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने की, डिसाइड करने की। अधिगर वॉज कनप्पा। तो इसमें यह बताया गया कि जो फर्स्ट अधिगर था वो कनप्पा था, उसका नाम। ही बिकम्स करप्ट, वो करप्ट हो गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल में भेज दिया गया और उसको डिसमिस कर दिया गया उसके प्लेस से। और उसकी जगह दो इंग्लिशमैन को अपॉइंट किया गया, जिसमें से पहले पर्सन का जो इंग्लिशमैन था उसको अपॉइंट किया गया वो था कैप्टन मार्टिन।
और जो सेकंड पर्सन था जिसको अपॉइंट किया गया वो था जॉन ली। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1639 टू 1678 टू सेपरेट कोर्ट्स वर फंक्शनिंग। तो इसमें बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में दो सेपरेट कोर्ट्स चल रही थी, फंक्शनिंग कर रही थी अपनी। डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के डीमेरिट्स क्या हैं? जजेस वाज नॉट लॉ ग्रेजुएट्स। तो सबसे पहला डीमेरिट ये है कि जो जजेस थे वो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं थे। दे वर ट्रेडर्स, देयर वर नो रेगुलर सिटिंग ऑफ द कोर्ट। पहली बात वो ट्रेडर्स थे और दूसरी बात ये है कि कोर्ट की प्रॉपर रेगुलर सिटिंग भी नहीं होती थी। अब हम सेकंड फेज की बात करेंगे, सेकंड स्टेज की, 1678 टू 1683 के बारे में। तो इसमें कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल बनाई गई। जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑफ एजेंट एंड काउंसिल वाज रेज्ड टू द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। तो जो लास्टली हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा है, कोर्ट ऑफ एजेंट एंड काउंसिल थी जो, उसका जो लेवल था उसको रेज करके उसको बढ़ाकर कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल कर दिया गया और उसको हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी बोला जाने लगा। इट वॉज मेड क्लियर दैट दिस कोर्ट वॉज सिट ट्वाइस अ वीक। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि ये हफ्ते में दो बार होती थी ये कोर्ट। इसकी सिटिंग दो बार की जाती थी, ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन ओनली। इट वॉज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू डिसाइड ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी ऑफ 12 मैन। तो इनके पास ये भी अथॉरिटी थी कि सिविल या क्रिमिनल मैटर के किसी भी केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं 12 पर्सन जो हैं, 12 जजेस की ज्यूरी जो होती है उनकी हेल्प लेकर। This court was given the power to decide major criminal cases and there was no need to send the cases to England for opinion. तो इस कोर्ट के पास ये भी पावर थी कि वो मेजर क्रिमिनल केसेस को भी डिसाइड कर सकती थी और इंग्लैंड में केसेस को ओपिनियन के लिए भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। This court was given the powers to hear the appeal against the decision of Chaldry courts. तो इस कोर्ट के पास ये भी पावर थी कि वो जो चौल्ड्री कोर्ट से डिसीजन दिए गए हैं उसके अगेंस्ट अपील वगैरह सुनने की। This court was given the power to hear the complaints against the judges of Chowdhury court. अगर तो जो चौल्ड्री कोर्ट्स के जजेस हैं उनके लिए उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स वगैरह करनी है अगर, तो इस कोर्ट के पास पावर वगैरह दी गई थी उनके कंप्लेंट वगैरह उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे चौल्ड्री कोर्ट के बारे में। दिस कोर्ट वाज बीइंग रन बाय इंग्लिश जजेस। तो ये जो चौल्ड्री कोर्ट है ये इंग्लिश जजेस के द्वारा चलाई जा रही थी। इट वाज गिवन द पावर्स टू डिसाइड सिविल केसेस अप टू 50 पगोडास। तो इसमें बताया गया कि उनको पावर्स दी गई थी जो सिविल केसेस हैं वो उनकी जो वैल्यू है सिविल केसेस की 50 पगोडास तक वो डिसाइड कर सकते थे केसेस को। रुपीज 150, 50 पगोडा का अगर हम इंग्लिश में रुपीज के हिसाब से देखते हैं तो 150 रुपीज बनते हैं। ए पगोडा इक्विवेलेंट टू रुपीज 3 एंड पेटी क्रिमिनल केसेस। तो इसमें ये बताया गया है जो सिविल केसेस थे वो तो अप टू 50 पगोडास तक उनको वैल्यू दी गई थी, उसके उतनी अमाउंट तक वो डिसाइड कर सकते थे। बट जो क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो वो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस डिसाइड कर सकते थे चौल्ड्री कोर्ट में। तो अगर हम बात करें जो एक पगोड़ा है वो 3 इंडियन रुपीज के बराबर है, 3 रुपी के बराबर है एक पगोड़ा। अब हम बात करेंगे फाइनली लास्ट पीरियड की, लास्ट स्टेज की, 1683 टू 1726 के बारे में। इसमें कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी बनाई गई, कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी को एस्टेब्लिश किया गया। This court was established in the year 1683 in India to try all the traders committing various crimes on high seas and all cases concerning maritime and mercantile transactions. तो इसमें बताया गया है जो भी समुद्र वगैरह के केसेस होते थे या मर्केंटाइल या मैरिटाइम केसेस होते थे। This court was given the power to forfeiture of ships, piracy, trespass injuries, etc. तो इन कोर्ट्स के पास ये भी पावर थी कि वो शिप्स वगैरह, पायरेसी वगैरह, जो मतलब शिप्स वगैरह होते, जहाज वगैरह होते थे, अगर कोई ट्रेसपास वगैरह करता था, इंजरी वगैरह करता था किसी भी चीज को, तो उनको फोरफीचर कर सकते, कब्जा कर सकते थे उनपे, फोरफिट कर सकते थे कि मतलब अटैच कर सकते थे एज अ पेनल्टी। ओनली इंटेलिजेंट पर्सन वर टेकन इन दिस कोर्ट। ओनली इंटेलिजेंट पर्सन को इस कोर्ट में भर्ती किया जाता था। एंड मिस्टर जॉन वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जज ऑफ दिस कोर्ट। और जो मिस्टर जॉन है इनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जज ऑफ दिस कोर्ट। अनफॉर्चुनेटली दिस कोर्ट वाज अबॉलिश्ड इन द ईयर 1704। तो इसमें बताया गया कि ये कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी, ये 1704 की ईस्वी में अबॉलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। इट मींस दिस कोर्ट एक्सरसाइजेज वेरी वाइड पावर्स, नेमली सिविल, क्रिमिनल, मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल। तो इसमें ये बताया गया इस कोर्ट के पास काफी ज्यादा पावर्स थी, सिविल भी थी, क्रिमिनल भी थी, मैरिटाइम भी थी और मर्केंटाइल भी थी। अब हम फाइनली बात करेंगे मेयर कोर्ट के बारे में।
In the year 1687, this court was established in Madras, consisting of, तो 1687 की ईस्वी में ये मेयर कोर्ट को बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया मद्रास में, जिसमें एक मेयर होता था जो चीफ जज होता था, 12 एल्डरमैन होते थे जो जूनियर जजेस होते थे, 60 और मोर रिस्पेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 60 और मोर मेंबर्स होते थे जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते थे सोसाइटी के। मेयर वॉज इलेक्टेड एवरी ईयर, तो जो मेयर है उसको हर साल इलेक्ट किया जाता था। आउट ऑफ 12 एल्डरमैन 9 वर इंग्लिशमैन एंड 3 वर इंडियंस। जो 12 एल्डरमैन थे उसमें से 9 इंग्लिशमैन थे, 9 ब्रिटिश थे और 3 इंडियंस होने चाहिए। द क्वारम विच मीन्स मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू सिट, नेमली मेयर एंड 2 एल्डरमैन। तो जो क्वारम होता है, क्वारम का मतलब होता है कि मिनिमम बोल सकते हैं मिनिमम पर्सन कितने रिक्वायरमेंट चाहिए सिटिंग कोर्ट के सिटिंग के लिए। तो इसमें एक मेयर और 2 एल्डरमैन की रिक्वायरमेंट चाहिए थी क्वारम के लिए, सीटिंग करने के लिए कोर्ट की। दिस कोर्ट was given the power to decide civil and criminal cases, and decision of mayor court up to the value of 5 pagodas was not appealable, namely no appeal was allowed। तो इस कोर्ट के पास इतनी पावर थी कि वो सिविल और क्रिमिनल केसेस को डिसाइड कर सकते थे, और जो मेयर कोर्ट का डिसीजन होता था अप टू द वैल्यू ऑफ 5 पगोडाज, उसमें अपील नहीं की जा सकती थी, अपील अलाउड नहीं होती थी। अगर तो वैल्यू जो है 5 पगोडा से ज्यादा है, then appeal could be taken to the governor and council court, and this system was continued up to the year 1726। अगर तो 5 पगोडा से ज्यादा की वैल्यू है केस की, तो उसके लिए अपील लगाई जा सकती थी गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट में, और ये सिस्टम लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहा 1726 ईस्वी तक। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।